जो राहुल गांधी है, ये जो अपनी बात कहते हैं मैं रोज़गार, तो मैम जो यूथ है मैम वो रोज़गार की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये सरकार पेपर लीक खुद करवाती है कि एक मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनेगा फिर डीले पे डीले, और यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है मैम, डीले ही हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे हैं बॉर्डर जिस तरह किसान मारा जा रहा है, टीयर गैस की जगह पे डायरेक्ट शूट किया जा रहा है, नौजवान किसान वहाँ पे शहीद हो गया। तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं मतलब वो इधर उधर के मामले में भड़का दिया जाता है। मैम ये भाजपा सरकार जब से आई हुई है तब से उच्च शिक्षा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम अमेरिका, चीन, जापान, लंदन जाकर अपनी बात सुनाएंगे। मंडल की बात होती है तो मंदिर दे दिया जाता है। क्या है ना मैम, हम लोग तो ये जानते हैं किचन की जो है ना वो ज्यादा महंगाई ज्यादा ही हो रही है कुछ। जो राहुल गांधी है, मैम, ये ये जो देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं सुनेंगे तो उच्च शिक्षा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। तो अभी राहुल गांधी का काफिला यहाँ अलीगढ़ से, यहाँ उनका जो एड्रेस है, संबोधन है, वो यहाँ से गुजरे हैं, उनका काफिला गुजरा है। और आप यकीन जानिए जो उनको लेकर एक तरह का जो क्रेज़ था, जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी, मैं समझती हूँ कि बड़ा नेता जब आता है किसी भी खासकर ऐसी जगह पर, अलीगढ़ जो लखनऊ नहीं है जहाँ बड़े नेता अक्सर नहीं पहुँचते, तो यूजुअली हम देखते हैं अक्सर ऐसा चाम होता है, लेकिन मैंने कम देखा है ऐसे नेताओं के लिए इस कदर दीवानगी यहाँ पर कि लोग एक तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और किस तरह से उनसे बात करने की कोशिश करते। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि राहुल गांधी को देखना, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना तो एक बात है, लेकिन उनसे बात करना चाहते थे। कई लोग यहाँ पर प्लेक कार्ड्स भी लेकर आए कि हमारे पास सवाल है, हालांकि राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं लिया। जो अहम बातें राहुल गांधी की भाषण की यहाँ रहीं, उन बातों को मैं यहाँ रखूँगी और साथ ही यहाँ जो खासकर युवा लोग हैं उनसे भी इस बात को मैं पूछूंगी कि क्या उनकी बात समझ में आई। खासकर उन्होंने कहा कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो निचली तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं, जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोग 90% हैं इस पूरे देश की आबादी का, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो संसाधन हैं वो उच्च जाति के लोगों के पास हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो, मीडिया हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, पॉलिटिक्स हो, और यही उठाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि राहुल गांधी यहाँ जो पिच कर रहे थे वो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा इस बार उठाना चाहते हैं, हिंदुत्व की राजनीति के बरक्स वो कास्ट के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। क्या यहाँ जो छात्र मौजूद हैं या ये जो महिला मेरे साथ है, इनको कुछ समझ में आया या नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गर्ग है। शुभम, ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो कहा कि 90% लोगों के पास कुछ नहीं है और 10% के पास सब कुछ है, कुछ समझ में आया आपको? जी मैम, एक तो ये 1960s से जो राम उन्होंने ये शुरुआत करी थी, ये काका केले के कमीशन से, फिर 1978 में ये बीबी मंडल कमीशन था, ये बात जभी से उठती आई है। लेकिन जब भी ये बात उठती है तो उसके एक काउंटर दे दिया जाता है। जैसे मंडल की बात होती है तो मंदिर दे दिया जाता है। ऐसे कई मुद्दों को भटका दिया जाता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। जैसे हमने देखा बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो उसको भी भटकाने के लिए काउंटर क्या किया गया कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में फिर से मिला लो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंसिस्टेंट कोई नेता इस बात को उठा रहा है। और ये कास्ट सेंसस तो इस वक्त डिमांड है, ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोगों पे क्या है, तो पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी। पॉलिसीज़ बनने का सबसे बड़ा वो होगा, डेटा आप पे नहीं है तो डेटा होना चाहिए। कास्ट सेंसस तो उसका सबसे बड़ा सोर्स होगा। तो और ये हमारे भारत में इतनी पॉपुलेशन में हम जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो हमें जॉब चाहिए। जॉब जब ही होगी, डेटा होगा, पॉलिसीज़ बनेंगी, ऐसा फ्रेमवर्क बनेगा जिससे हम बात कर सकें। कोई बात ही नहीं करता जॉब की। तो बहुत अच्छी बात आपने शुभम कही। और पेपर लीक का मसला भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दायरे में ही ये शमशाद मार्केट कहलाई जाती है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ ज़्यादातर छात्र हैं, लेकिन बाहर से भी आए हुए लोग हैं। मुझे हैरानी ये हुई कि वहाँ जहाँ राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, उनको देखने, उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। तो शुभम की बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पहले से ही लोगों को बैकग्राउंड मालूम है और एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो उन्हें सुनने के लिए तैयार है, जो उन्हें समझ रही है। लेकिन आपके दोस्त कुछ ऐसे भी होते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो मंदिर की सीढ़ी पे भीख मांग लेंगे, हमें जॉब ना भी मिले तो कोई बात नहीं है। ये तो अब सब अलग अलग 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है, तो डिफरेंट आपका अपना पर्सपेक्टिव है। ऐसे लोगों से मिलते हैं आप? जी बिल्कुल मिलते हैं। मतलब ये हम कोई नहीं कह रहे, वी आर एग्री टू डिसएग्री, लेकिन हाँ ये गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर अपनी जगह है, मंदिर में जाइए, अपनी श्रद्धा है। ये एक मोटिव होना चाहिए जाने का, हमारी पर्सनल एक श्रद्धा है, वो अलग बात। किस स्टेट से हैं आप? मैं यूपी से ही हूँ, मैं अलीगढ़ से ही हूँ। अलीगढ़ से हैं आप? यहीं पढ़ रहे हैं? जी क्या आप मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ।
अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी आप बताइए कि राहुल गांधी जब बात कर रहे थे कि भाई युवाओं का मुद्दा लोग नहीं उठा रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सर करने दीजिए प्लीज, काम करने दीजिए। जी मैम, ऐसा लग रहा है मैम, अब मैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं फ्यूचर के लिए इनसिक्योर हूँ अपने। अभी मैं एंट्रेंस निकाल के आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर जो है इनसिक्योर है, जिस वजह से जो इतने सारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस वजह से मैम। अब जो राहुल गांधी है, ये जो अपनी बात कहते हैं मैं रोज़गार, तो मैम जो यूथ है मैम वो रोज़गार की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बजाय इसके कि वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। या आपका क्या नाम है? मैम मेरा रहबर। रहबर, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नौकरियां लाएंगे कहाँ से। जैसे जो पूरा हमारा इकोनॉमी का मॉडल है, उनकी बात ठीक है कि वो कहते हैं नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन क्या आपने कभी उनसे ये जानने की कोशिश की या उनसे सवाल किया कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि आखिर ये नौकरियां लाएंगे कहाँ से? मैम नौकरियां जो होता है मैम, अब जैसे ये मनमोहन सिंह थे, अच्छे एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, तो मैम इकोनॉमी से आता है, ना कि इस चीज़ से कि हम ये अब इंसान का मुद्दा है कि हम रोज़गार की तरफ जाएं या इसकी तरफ। अब जब हम उनसे सवाल ही नहीं करेंगे, अब हमें मौका तो जब मिलेगा सवाल करने का, जब इस चीज़ पे बात हो कि हाँ नौकरी हो या इकोनॉमी बढ़ेगी या कुछ होगा, तब तो हम। अब जब इंसान डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है, कह रहा है कि नहीं हम तो भाई इसमें खुश हैं कि हमें ये मिल रहा है या वो मिल रहा है, तो मैम फिर कहाँ से सवाल हो? सवाल तो कह रहे हैं कि नौकरी के बदले में धर्म दिया जा रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को। आपको भी ये लगता है? जी मैम, मेरा नाम कमर रज़ा और मैं बीए पॉलिटिकल साइंस एमयू का स्टूडेंट हूँ और इस बार फाइनल ईयर में हूँ। और जहाँ तक रोज़गार की बात है मैम, इसके लिए आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी। जब बाहर से सरकार जो है इंडस्ट्रीज़ लाएंगी तो वहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनीज होगी, उसमें जो है आपको नौकरी मिलती है। और दूसरी बात में वैकेंसीज बहुत है, सरकार आंकड़े छुपा रही है कहीं ना कहीं, और उसकी बहाली नहीं होती। और बहाली अगर होती है, आप देखें जैसे उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक का मामला है, जैसे प्रयागराज और लखनऊ में काफ़ी प्रदर्शन हुआ और योगी आदित्यनाथ। नौकरी पे वापस आती हूँ, पेपर लीक पे भी आऊँगी, नौकरी पे आती हूँ मैं वापस। अब देखिए गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो तो 2% हैं खाली, तो जो सोल्यूशन है वो प्राइवेट नौकरियों में है। लेकिन अगर 2% से बढ़ा भी दिया जाए गवर्नमेंट नौकरियों को, रेलवेज़ की नौकरियां कम हो रही हैं, बाकी हम डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं सरकारी नौकरियां, तो ये तो सिर्फ 2% नौकरियों की बात हो रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि नौकरियाँ बहुत है, सरकार छुपा रही है। मैं कह रही हूँ कम है, कैसे छुपा रही है? मैम सरकार अपना पैसा बचाने के लिए छुपा रही है मैम। ज़्यादा रोकी देंगे तो और लोग और आएंगे, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है तो सरकार को पैसे देने पड़ जाएंगे। सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाने की वजह से, अभी श्री राहुल गांधी जी ने ये बात कही है, इस बात में बहुत दम है कि ये सरकार पेपर लीक खुद करवाती है कि एक मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनेगा फिर डीले पे डीले, और यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है मैम, डीले ही हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेपर लीक से बहुत समस्या है? आपको लगता है कि आपका भविष्य इनसिक्योर हो रहा है, पेपर लीक से प्रॉब्लम है? हाँ, जिस तरीके से अभी आरओ का पेपर का हुआ, पुलिस का पेपर हुआ, इससे पहले यूपी में स्टेट टेट का पेपर था, यूपी टेट का पेपर था, आए दिन ये होता ही रहता है नॉर्मल। और हम लोग 2022 में अभी स्टेट टेट की पेपर टीजीटी पीजीटी का आया था वो यूपी के अंदर, हम लोग भर के रखे हुए हैं। आज 2-2.5 साल हो गया कंटिन्यूसली, अभी वेट कर रहे हैं और अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही। और यहाँ पे देखिए बराबर में बिहार कंटिन्यूसली देते जा रहा है, और टीआरई 3rd का पेपर होने वाला है और 7 से 17 के बीच में पेपर है। उसके बाद फिर उन्होंने नियुक्ति को दे देंगे अप्रैल के अंदर। आप ही कह रहे हैं कि अगर नौकरी देना चाहे सरकार तो दे सकती है, जैसे तेजस्वी यादव ने दिया। जी, जिस तरीके से तेजस्वी दे रहे हैं, नीतीश वहाँ पे दे रहे हैं, उस तरीके से यूपी में कर सकते हैं। ये हम लोग पेपर 2-2.5 साल हो जाते हैं भर के, उसके बाद एग्जाम होता नहीं, उसके बाद पता चलता है कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका दबाव तो काम आ गया, अब दोबारा होगा, वो कैंसिल तो कर दिया उन्होंने पेपर लीक का इशू। नहीं, दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तो हम तो कैसे करेंगे। उसके बाद वो कमीशन बना के, कमेटी बना के कोर्ट में डाल देते हैं और कोर्ट में फिर केस चलता है। अभी 2019-20 के आसपास जो वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी में कुछ नियुक्ति हुई थी, अभी 6-7 हज़ार नियुक्ति कोर्ट में केस पड़ा हुआ है और अभी से हियरिंग चल रही है कंटिन्यूसली। 2022 से अब तक चलता ही जा रहा है, तो अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं और कोर्ट को पैसा दे रहे हैं, वकील को हायर कर रहे हैं अपने। आप बताइए कि राहुल गांधी ने जो नाइंसाफ़ी का मुद्दा उठाया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं न्याय यात्रा कर रहा हूँ क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है लोगों को। इससे आपको क्या समझ में आया? राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, मैं ये देख रहा हूँ, उनकी कोई राजनीतिक यात्रा मेरे हिसाब से नहीं लग रही है। ये आवाज़ गरीबों की है, किसानों की है, नौजवानों की है, बेरोज़गारों की है, अल्पसंख्यकों की है। ये आवाज़ जो है सरकार के खिलाफ है, जो सरकार गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़। आज आप देख रहे हैं बॉर्डर पर जिस तरह किसान मारा जा रहा है, टीयर गैस की जगह पे डायरेक्ट शूट किया जा रहा है, नौजवान किसान वहाँ पे शहीद हो गया। तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं, मतलब वो इधर उधर के मामले में भड़का दिया जाता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अब की बार 400 पार। वो 400 पे लड़का आ रहा है मैडम, 270 डिक्लेयर करें उसके बाद भी अलायंस है, वो झूठ बोल रहे हैं।
जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। 400 पे लड़ ही नहीं रहे, उनका चुनाव डिक्लेरेशन है ही नहीं है 400 पे। वो झूठ बोल रही, सरकारें झूठ बोल रही हैं। ये बातें जो नौजवानों की है, बच्चों की है, किसानों की बात है, ये बड़े आदमी से राहुल जी ने ये एक चीज़ कही सबसे अच्छी बात कि हम 80% आदमी वीक हो, फाइनेंशियली वीक हो जा रहा है। आप फॉर्म भराते, फॉर्म पे भी GST आपने लगा दिया है। अभी रजिस्ट्री, इवन रजिस्ट्री कोई बंदा करता पहले 22 रुपये लगती थी, अब 3 उस पर GST 4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। मतलब कि कहते हैं ना कि इससे धीरे से पैसा निकाल ले रहा है गरीब जनता से। 22 रुपये रजिस्ट्री 26 रुपये हो रही है, इसमें 4 रुपये GST लगा के ले लिया। कोई बंदा फॉर्म भर रहा है, अनएम्प्लॉयड बच्चा है, बेरोजगार है, वो मतलब इतना फाइनेंशियली इकट्ठा करके वो कहाँ ले जा रहे हैं और रोजगार दे नहीं रहे हैं। बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक तरफ आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमने 500 साल बाद इंसाफ दे दिया, मंदिर बनवा दिया। वो कुछ नहीं है मैडम, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जुडिशरी को भी उन्होंने अपने हाईजैक कर लिया। स्टेट के खिलाफ कोई भी जुडिशरी अफसर कोई ऑर्डर पास करने का तैयार नहीं है। अभी जो स्थिति है आप देखिए, इवन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को छोड़ दीजिए, तमाम जजेस डरे हुए हैं, स्टेट के खिलाफ फैसला नहीं करना चाहते ये लोग। मतलब आप इसकी गहराई से अगर अध्ययन किया जाए, जुडिशरी प्रॉब्लम, आप मीडिया हैक कर लिया, सारी चीज़ें आपने हैक कर लिया। सिर्फ इस समय नौजवान राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। और अगर लगता है आम लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं, इतनी समझदारी से आम लोग समझते हैं ये? नहीं, आम लोग के लिए राहुल गांधी निकला होगा। ये न्याय यात्रा जो निकली है, आम तक आवाज़ पहुँचे, जनता की आवाज़ मैं सुनूँ। आप कह रही हैं आम लोग नहीं समझते? नहीं है ना मैम, हम लोग तो ये जानते हैं कि किचन की जो है ना वो ज़्यादा महंगाई ज़्यादा ही हो रही है कुछ, तो इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। गैस सिलेंडर का भी बात की उन्होंने। सिलेंडर भी जी प्रियंका गांधी ने कहा गैस जी सिलेंडर में गैस भी कम आने लगी। अब तो दिखाया जा रहा है कि 30 किलो 16 किलो जो भी रहता है, लेकिन वेट किया तो 10 किलो निकल रही है गैस। तो ये तो धोखा ही चल रहा है ना मैडम जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रज़ाकत अली है जी। पूछिए, कुछ पूछिए आप। आप क्या बताना चाहते हैं? राहुल गांधी की बात से क्या समझ में आया आपको? मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी आज के जननायक हैं। 10 साल भाजपा वालों को दिए, उन्होंने कुछ कर नहीं दिखाया, बल्कि जो कांग्रेस ने 70 सालों में किया था वो बेचने का काम किया है। 5 सालों में इस सरकार ने, 10 सालों में इस सरकार ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। बताइए, गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? देखिए, ये बात सुनिए, गठबंधन हो या ना हो, जनता तो कांग्रेस के साथ है। जो गठबंधन के साथ आ रहा है इंडिया के, वो देश का है, वो आवाम के लिए है। और जो नहीं आ रहा, वो जा रहा है, वो अपनी कुर्सी के लिए है और अपने आप को बचा रहा है। जो ईमानदार होंगे वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, जो चोर होंगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे। गठबंधन तो हो गया है, गठबंधन तो हो गया और होगा। और जो लोग यहाँ से गए हैं उन्होंने दिखा दिया कि हमें आवाम से, समाज से कुछ नहीं लेना। किसान आज धरने पर बैठा है, जो यहाँ हक मांगे वो आतंकवादी, जो हक मांगे वो खालिस्तानी। ये कहाँ का इंसाफ है? देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम अमेरिका, चीन, जापान, लंदन जाकर अपनी बात सुनाएंगे, वहाँ जाकर हक मांगेंगे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। आपने देखा होगा इनके विधायक MP माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं। मणिपुर के अंदर क्या हुआ, ये मीडिया भी सोई हुई है, देश का छोटा स्टम है, ये भी पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहा है। कुछ है जो दिखा रहे हैं, अगर आप सच्चाई पर आ जाए तो देश बदलाव कर रहेगा। सोशल मीडिया का जमाना है। ये जो भीड़ आई हुई है, ये प्रधान की, कोटेदार की, ठेकेदार की, सिक्योरिटी की, वीडियो की नहीं है, ये जनता खुद आई हुई है, पैसों पर बुलाई हुई नहीं है। ये पौवे वाली, बिरयानी वाली मीडिया वो नहीं है। कुछ नहीं मिला यहाँ आने के लिए, कुछ नहीं मिला आपको? मिला, भूखे सुबह से खाना भी नहीं खाया, अपने पैसे से आए हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं, और जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, ये याद रखना मैडम। आप बोलिए क्या? जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। और जब देश आजाद हुआ था, किसान और मजदूर सबसे ज्यादा आगे थे, नौजवान, और आज भी किसान, मजदूर और नौजवान सबसे आगे हैं इस देश को बदलने के लिए। इतना अच्छा बोलते हैं तो आप नेता क्यों नहीं बन जाते? देखिए, नेता बोलने से अच्छा नहीं, बोलते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया, झूठ भी ऐसी सफाई से बोलते हैं, झूठ भी ऐसे सफाई से बोलते हैं कि पूछो ना। भाई, नेता बनकर अगर झूठ बोलना हो तो हम कभी नेता नहीं बनेंगे, हमारा नेता नहीं बनना। नेता का मतलब होता है सच कहना, सच बोलना, सर्व जाति का सम्मान करना, सर्व धर्मों का सम्मान करना, देश हित में बात करना। आज जो नेता है वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, गीता को कुरान से लड़ाते हैं, मंदिर को मस्जिद से लड़ाते हैं। और 5 मुद्दों पर भाजपा ने काम किया है, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। छठा मुद्दा उनके पास है नहीं है। राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो परिवारवाद है, इनके जो है वो पिता भी प्रधानमंत्री थे, दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे, तो ये नहीं होना चाहिए। पी सिंह नरसिंह राव कौन थे? इनके घर से थे, इनके दादा थे, इनके चाचा थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी कौन थे? इनके परिवार में आ जाओ, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, अमित शाह का राजनीति में नहीं तो बेटे को लगा दिया, ACC का अध्यक्ष बना दिया है। प्रधानमंत्री जी का कोई है ही नहीं, एक घरवाली थी बेचारी हमारी माँ सीता बहन, उसे छोड़ रखा है, तो लाएंगे कहाँ से? परिवारवाद बिल्कुल बराबर है, दिखाते नहीं। आप लिस्ट उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा, दादा पोता सब इनके यहाँ भी ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। अशफाक उल्लाह खां और सरदार भगत सिंह वाला देश अगर हमें बनाना होगा तो भाजपा को हटाना होगा और कांग्रेस को लाना होगा। हिंदू मुस्लिम भूलकर हम लोगों को सहयोग से फिर देश को बचाना होगा। वो आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये इतने बड़े बेईमान हैं कि आपने चंडीगढ़ के चुनाव में देखा होगा, खुल्ला बेईमानी। और उस अधिकारी को जिसने बेईमानी की, मैं कहता हूं अगर तेरे अंदर गैरत है तो इस देश का वासी है, अगर तुझे मोहब्बत है इस देश से तो अपने पद से इस्तीफा दे और सच्चाई बता। आकर तुझे किसने बेईमानी करने के लिए कहा था? अभी पड़ोसी देश में हुआ है, वहाँ बेईमानी की गई थी, वहाँ के चीफ इलेक्शन ने आकर सब मीडिया के सामने बताया कि मुझसे बेईमानी कराई गई है। उसका ईमान जागा, उसका यकीन जागा, उसने जनता के साथ भरोसा जताया, देश के साथ भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इंसाफ दिया। जब ये बोर्ड से बेईमानी कर सकते हैं तो मशीन में बेईमानी क्यों नहीं कर सकते? ये बेईमानी पर आते। पर याद रखना, जब ईमानदारी करवट लेती है तो बेईमान लोगों के छक्के छुड़ा देती है। 24 के चुनाव में जनता इतना वोट देगी, बेईमानी करने वाले बेईमानी भूल जाएंगे और यहाँ सरकार कांग्रेस की आकर रहेगी। आप बताइए, आप बता रहे थे। जी हाँ, बोलिए। मैम, ये भाजपा सरकार जब से आई हुई है तब से उच्च शिक्षा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, इतिहास में रिसर्च कर रहा हूँ AMU में। मैं देख रहा हूँ और जहाँ भी एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की, अगर निकलती है तो बहुत कम मात्रा में 10, 20, 50 या 100, इससे ज़्यादा सीट नहीं होती है। उसमें भी भेदभाव बहुत होता है। आप सवर्णों का इसमें बोलबाला है, खासतौर से RSS से जुड़े जो लोग हैं उनको इंटरव्यू में रियायत मिलती है, उनको तमाम प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है। उनको आज भी आप जुडिशरी से देख लीजिए या आप विश्वविद्यालय के देख लीजिए तो विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में बहुत प्रकार की धीरे धीरे ये अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो उसके लिए आने वाले समय में और बुरा वक्त होने वाला है। क्योंकि विश्वविद्यालय लेवल पर जो RSS का कब्जा है, अंडरग्राउंड होकर के ये दीमक की तरह घुसते चले जा रहे हैं और जनता इसको समझ नहीं रही है। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं BA MA करके निकल जाते हैं, आंखें तब खुलेंगी जब आप रिसर्च करेंगे, तब आपको पता चलेगा विद्यालय की हकीकत क्या है। क्योंकि BA MA करने वाले बच्चे निकल जाते हैं। आज देख लिए 6 साल 7 साल से लगातार से जब से बीजेपी आई है, कोरोना के पहले से ही कोरोना के नाम पर विश्वविद्यालय के छात्र संघ यूनियन का चुनाव बंद करा दिया गया है। जो छात्र अपनी मजबूती से आवाज उठाते थे, नियुक्तियों से लेकर के, एडमिशन से लेकर के, तमाम सुविधाओं से लेकर के, आज चाहे इलाहाबाद छात्र हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे BHU हो, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान की, मैं तो देख रहा हूँ DU से लेकर के JNU तक जो विश्वविद्यालय युवाओं का केंद्र हुआ करते थे, जो कि एकदम एक्सपोजर मिलता था, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता था। जो इंटरनेशनल के छात्र हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के छात्र हैं, इंटरनेशनल से मुझे याद आया कि वो तो कह रहे हैं हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। पहले भारत को विश्व गुरु नहीं, भारत को इन्होंने जबरदस्ती प्रचार करके ये बताया कुछ दिनों का। विश्व गुरु कहाँ बनता है? विश्व गुरु आज विश्व गुरु अमेरिका, चाइना हमारा पड़ोसी देश है। जो एक समय कतर से हमारे सैनिकों को ले आए छुड़ा के, उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी। शाहरुख खान एक मिनट, कतर से मैं बता रहा हूँ, कतर से अगर ये भारतीय सैनिकों को ला सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है, तो ये विजय माल्या को क्यों नहीं ला रहे हैं? हाँ, मेहुल चौकसी को नहीं रहा है। जो विदेशों जो भारत का पैसा लेकर के भाग चुके हैं, अगर हिम्मत है, अगर 8 सैनिकों को तुम ला सकते हो तो तुम जो विदेश से जो भारत से पैसा लेकर भाग गए हैं उनको भी वापस ला दो, तब मैं जानूंगा तुम्हारे अंदर ताकत है। हाँ, ये सैनिक हैं, ये सैनिक का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक मैनुअल होता है, रूल होता है। सैनिकों की हेराफेरी होती है, ये मोदी की इसमें कोई नहीं है। मैं जानता हूँ इंटरनेशनल रूल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूल होता है, मैनुअल होता है। अगर एक सैनिक दूसरे देश में पाया जाता है तो उसकी अदला बदली होती है, कुछ नियम होते हैं। आपके जैसे कितने समझदार लोग हैं, आपको लग रहा है लोग समझते हैं ये बात? जो नहीं समझते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पास एक सामूहिक विजन है, उन्होंने देश को जोड़ के बात सब लोग बताइए कि क्या मंदिर बनने के बाद बहुत सपोर्ट है बीजेपी के लिए? मोस्टली जानते हैं इस बात को, जो है जी मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर बनाना सिर्फ इनकी एक इमेज थी कि ताकि वो एक इमेज वर्ल्ड लेवल पे अपनी बना सके कि सारा जो हिंदू उनके पास मीडिया है वो सब आ सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद नॉन मुस्लिम्स भी इस बात को जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद का जो इशू खड़ा किया गया है वो आम जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। और मंदिर पे वोट मिलेगा क्या आपको लगता है? मंदिर यस मैम, इट्स ऑब्वियस मैम, उन लोगों ने यही काम किया ही है। 2-10 सालों में उन्होंने ये काम किया, उन्होंने देखा मेजोरिटी क्या है, 80% की उन्होंने मेजोरिटी देखी है और उसी के हिसाब से उन्होंने काम किया है।
किसको लगता है नहीं मिलेगा? किसको लगता है? हैंडीकैप है मैडम, इससे मिलेगा। है क्योंकि जो हमारा जो मतलब जो लोग हैं इस देश के वो ज़्यादातर इलिटरेट हैं और इलिटरेट को ये आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। या इतना सारा पढ़ा लिखा यूथ खड़ा हुआ है, इनको बेवकूफ़ क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो जाहिलों की कौम यहाँ पे ज़्यादा है, जहालत ज़्यादा है, इसीलिए मोदी जी लेकिन मेरी बहन आपको मालूम है कि पढ़े लिखे लोगों में, शहरी लोगों में बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट है। नहीं, ये वाली बात है, लेकिन वो उन्हें है जिनको बेनिफिट होता है बीजेपी से। ये आज इन्हें कुर्सी दे दी जाए, आज इन्हें सत्ता दे दी जाए, आज इन्हें कोई ओहदा दे दिया जाए, सब पढ़े लिखे उनकी तरफ चले जाते हैं क्योंकि सबको मनी अर्निंग चाहिए। किसी को देश की फिक्र नहीं है, कोई गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहता। आज भी देश वहीं का वहीं खड़ा है। कांग्रेस को ब्लेम क्यों दिया जाता है? कांग्रेस ने जितना कर दिया, एक सुई से हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। आपने क्या खड़ा? आपको तो सिर्फ पका पकाया मिल गया, जो आपने लोगों को परोसा, और वो भी खाली गड़ा और बेकार वाला खाना आपने सबको परोस दिया है। बस यही एक फैक्ट। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।